गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे फिफ्थ लेक्चर है ऑन द चैप्टर नंबर 10 विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमने अपने पहली चार्ट वीडियोस में इस चैप्टर के ऊपर अपने 4 सब टॉपिक्स को कवर किया है, विच इज कि माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज करते हैं। सेकेंड वन इज कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स की यूजेज है। थर्ड वन इज कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स की मदद से हम अपने पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करते हैं। एंड फोर्थ वन इज कि हम अपनी बायोगैस की प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो अब हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है कि हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो इस टॉपिक में से भी हम अपनी पिछली वीडियोस की तरह एक मेन वर्ड उठा लेते हैं जिसके थ्रू हम अपने बाकी टर्म्स को समझेंगे। तो बायो कंट्रोल इज आवर टर्म। तो बायो कंट्रोल को समझने के लिए हमें 5 चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि हमें इस टॉपिक के बारे में जितना भी एनसीईआरटी में दिया है वो हम अच्छे से समझ पाएँ। तो फर्स्ट वन इज़ कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दे रखा है कि उसकी क्या एडवांटेज होती है ओवर द केमिकल फार्मिंग। सेकेंड वन इज़ कि हमें अपने कुछ एग्जाम्पल्स समझने हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन टू अस एंड दोज एग्जाम्पल्स आर द बेसिक वंस जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बायो कंट्रोल से रिलेटेड। थर्ड वन इज हमें बीटी के बारे में समझना है। बीटी इज बेसिकली द जीन्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम द डिजीज और अ पेस्ट। फोर्थ वन इज कि हमें अपने फंगस के बारे में पता लगाना है विच इज द ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा इज अ टाइप ऑफ फंगस जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हमें कुछ और पैथोजेंस के नेम दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ताकि हम इस टॉपिक को और डिटेल में समझ पाए। So before starting from the first point, I just need to tell you that the NCERT's first line of this topic वो कहती है कि बायो कंट्रोल बेसिकली क्या है। It's the biological measures taken to protect the plant from the diseases or the pests. So let's start our topic of biocontrol from the first point which is organic farming. तो हमें जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमें एक कंपैरिजन वे में समझाया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और केमिकल फार्मिंग को हम ऐसे समझेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे जितने भी हम अपने यूज़ करते हैं मेथड को वो नेचुरल होते हैं, वेयर एज इन केमिकल फार्मिंग हमारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट अ प्लांट। और वो केमिकल्स भी होते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए एंड वेरियस अदर केमिकल्स आर यूज्ड। तो हमें बेसिक वंस पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हम अपने बचपन की क्लासेस से सुनते आ रहे हैं वो यूज़ करते हैं केमिकल फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे सारे नेचुरल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हम अपने माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेटर दैन द केमिकल फार्मिंग। तो इसका रीज़न ये दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं हम वो हमारे प्लांट को हार्म नहीं करते इन रिवर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि केमिकल फार्मिंग में जो भी केमिकल यूज़ होता है जैसे पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, तो इनको जब हम यूज़ करते हैं प्लांट के ऊपर तो ये हमारे जो यूज़फुल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें हमारी बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको भी वो हार्म पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं। तो इट्स लाइक कि हमारे यूज़फुल में जो भी इंसेक्ट्स है वो तो मर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे गंदे थे जिनकी वजह से हमने यूज़ किए थे इन केमिकल्स को वो ये किल करते हैं। सो हमारा लॉस हो रहा था इन केमिकल फार्मिंग। तो केमिकल फार्मिंग में हमारे काफ़ी लॉसेस हुए। जैसे एक लॉस तो हमारा यूजफुल माइक्रोब्स का ही था। सेकेंड वन वॉज कि हमारी जो लैंड्स थी उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट शो हो रहा था इन केमिकल्स की मदद से। तो इसीलिए बोला कि केमिकल फार्मिंग इज़ नॉट अ हेल्दी मेथड टू प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेस्ट या फिर पैथोजन से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने देखा कि हमने अपने नेचुरल माइक्रोब्स यूज़ करे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी जो यूजफुल माइक्रोब्स थे उनकी ग्रोथ तो प्रमोट करी ही, वेयर एज जो हमारे जितने भी प्लांट्स थे उनके ऊपर कोई भी हार्म नहीं करा।
तो हमने एक एग्जाम्पल और दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है बेसिकली इन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो एक फार्मर होता है, सपोज ये एक फार्मर है तो इसके पास ही एक इतनी लैंड है, तो ये एडवाइस किया जाता है एक फार्मर को कि लैंड के ऊपर जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल ये लैंड बनेगी। तो एक फार्मर की यही एक विश होती है कि उसकी लैंड पे जितनी ज़्यादा हो सके वेराइटीज़ वो कर सके एंड उसकी लैंड सस्टेनेबल रहे। तो उस सस्टेनेबल पॉइंट को वो अचीव करने के लिए ये बोला जाता है कि एक लैंड के ऊपर ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स या फिर क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें बताया हुआ है एनसीईआरटी में रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट व्हिच इज द सम एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल्स को समझने के लिए हमें दो टाइप ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज द ड्रैगन फ्लाइज। We all have heard of these names, dragonflies and ladybird. तो ये दोनों एक हमारे लिए यूजफुल मेथड क्रिएट करते हैं। लाइक ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो मस्कीटोज को किल करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारे फार्म में किसी फार्मर ने ड्रैगन फ्लाइज को छोड़ा है तो हमारे जितने भी मस्कीटोज होंगे वो कुछ भी हार्म नहीं कर पाएंगे हमारे प्लांट को। और दूसरे हाथ में जो लेडी बर्ड होती है वो एफिड्स को किल करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों एक प्रे की तरह एक्ट करते हैं इन दोनों इंसेक्ट्स के ऊपर। सो दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स गिवन टू अस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ थर्ड पॉइंट विच इज बीटी। तो बीटी की फुल फॉर्म हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए, विच इज बैसिलस thuringiensis। सो ये हमारा एक जीन होता है जो हम अपने प्लांट में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो इसकी पूरी डिटेल जो हमें सेक्शन दे रखा है वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में वो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारा जो होता है वो यूज किया जाता है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में। तो ये होते क्या है, ये एक ड्राई सैशेज में मिलते हैं हमें। तो फार्मर ये ड्राई सैशेस को परचेज करता है एंड उसको फिर वाटर में, जो ये हमारा एक प्लांट हो गया, तो इसको सपोज ये हमारे इस प्लांट के ऊपर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो इस ड्राई सैशे को अपने वाटर के अंदर जो भी वो होगा जिसके थ्रू वो वाटर डालेगा इसके ऊपर, उसमें वो ड्राई सैशेस का पाउडर मिक्स कर देगा एंड वो जो हमारा बैसिलस thuringiensis होगा वो एक कवरिंग लेयर प्रोड्यूस कर देगा इस प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से इसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बैसिलस thuringiensis की मदद से प्रोटेक्शन। और इसका एक एग्जांपल दिया है बीटी कॉटन। तो इस जीन की मदद से हम लोगों ने अपना कॉटन को भी एक प्लांट बनाया था। तो ये हमारा बीटी कॉटन का पॉइंट दे रखा है हमें एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है विच इज फंगस ट्राइकोडर्मा। तो जो ट्राइकोडर्मा है वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल बताया गया है। तो लेट्स सी कि वो कैसे बताया है। ये जो हमारा फंगस होता है ट्राइकोडर्मा, वो बेसिकली क्या करता है कि रूट इकोसिस्टम पे वर्क करता है ऑफ अ प्लांट। तो जो एक प्लांट होगा हमारा, सपोज उसकी जो रूट्स हैं, जो रूट्स होंगी उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दी डिजीज। जो भी हमारे वल्नरेबल प्लांट्स होंगे उनमें ये पाया जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है उनके रूट इकोसिस्टम को। तो दे आर बेसिकली नोन फॉर दी रूट्स। तो दे प्रोटेक्ट रूट्स ऑफ द प्लांट। तो जो मैंने आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बीटी के बारे में बताया कि वो एक प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, तो बेसिकली दो टाइप ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं हमें मोस्ट वल्नरेबल वंस। वो होते हैं हमारा ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमें जो दे रखे हैं ऑफ द वल्नरेबल प्लांट्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है पैथोजेंस का। पैथोजेंस में हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है विच इज बैक्यूलोवायरस। तो बैक्यूलोवायरस जो है एक टाइप ऑफ पैथोजन है
जो कि यूज किया जाता है प्लांट की प्रोटेक्शन में। तो वो कैसे करता है प्रोटेक्ट, कि जो भी हमारा प्लांट के ऊपर कोई भी डिजीज होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग दी कवरेज, एंड वो जो बाकी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं यूजफुल वंस एंड मैमल्स हो गए, फिशेस हो गई, इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली इट हैज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस वी वांट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो ये हो गया बैक्यूलोवायरस। और बैक्यूलोवायरस है वो कौन से जीनस से है, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए कि बैक्यूलोवायरस कौन से जीनस से बिलोंग करता है। तो इट बिलोंग्स टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। आई नो दिस इज अ बिग नेम बट बहुत इजी भी तो है। न्यूक्लियो एक पार्ट में समझो, पॉली एंड द हेड्रोवायरस। तो ये हो गया हमारा जीनस ऑफ द बैक्यूलोवायरस, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बाकी सारे एनिमल्स के ऊपर। एंड वन मोर थिंग कि अगर कोई एरिया है और वो सेंसिटिव है, दैट मीन्स वहाँ पे अगर हमने सोच समझ कोई भी माइक्रोब को जो कि जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने सोच समझ के नहीं छोड़ा, तो वो बाकी सारे जितने भी हमारे मैमल्स, फिशेस, ये बर्ड्स होंगी, इन सबको इफेक्ट कर देगा। तो एक सेंसिटिव रीजन में इनका यूज़ किया जाता है बिकॉज दे ओनली किल द आर्थ्रोपोड्स और द इंसेक्ट्स एंड नॉट अफेक्ट द अदर एनिमल्स। तो ये हो गया हमारा बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर, यही था हमारी एनसीईआरटी में। सो लेट्स सी कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए या नहीं। So as you can see on your screens, this is the page number 186 and it shows that microbes as biocontrol agents. तो फर्स्ट पॉइंट तो जो मैंने बताया कि बायोकंट्रोल आर बेसिकली द बायोलॉजिकल मेजर्स टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल प्लांट डिजीजेस। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, एंड दिस इज द लाइन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट here, that the organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. और हमें जो हमारी लैंडस्केप होती है उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़्यादा वेराइटीज़ ग्रो करने होते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। देन सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन को जो मैंने बताया आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, that it is an important part of the biological farming approach and due to the organic farming हम लोग बाकी जो भी हमारे predators होते हैं, pests होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने में हमें हेल्प करती है और हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि हम जो भी अपने इंसेक्ट को यूज़ करेंगे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीज़, तो हमें उसके बारे में पता होगा कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है, पैटर्न क्या है ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट्स दे प्रेफर. Then we talked about the ladybird and the dragonflies that are useful to get rid of aphids and mosquitoes. Then we talked about Bacillus thuringiensis, which is also often written as BT. And this was the line which I was talking about, that they are sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. Then we talked about Trichoderma, Baculovirus, Nucleopolyhedrovirus. So these were the lines which I talked about and हमने कुछ भी मिस नहीं करा है. बस एक लाइन जो मैंने नहीं बताई है कि ये जो हमारा बीटी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है. तो जब भी कोई भी कैटरपिलर कांटेक्ट में आता है तो वो टॉक्सिन उसके गट में चले जाता है एंड उसके पीएच डिफरेंस की वजह से वहाँ पर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा लार्वा होता है वो तभी मर जाता है एंड हमारा प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है. सो दिस वाज द microbes as biocontrol agents. Now we are left with only the last subtopic of this chapter, which is the biofertilizers. So I'll be completing that in the next lecture. So I hope that you guys have revised all the previous subtopics of this chapter. So meet you guys in my next video. Until then, take care.